हेलो, दिस इज रंजन सिंह फ्रॉम बुकवर्ड एकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन बजट। यूनियन बजट जो हाल ही में 1 फरवरी में पार्लियामेंट में पेश हुआ था। तो यूनियन बजट से क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर में बनता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100% वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से आने का चांसेस रहता है। तो हम लोग यूनियन बजट को समझते हैं। ये जो यूनियन बजट में इस बार क्या था उसका एक तरीके से हम लोग हाईलाइट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन बजट। तो ये जो है इसका इस बार का जो है यूनियन बजट है वो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पेश किया था। ये उनका रिकॉर्ड 9 टाइम है जो उन्होंने यूनियन बजट पेश किया है। और इस बार का जो यूनियन बजट का ये खासियत था कि 1 फरवरी में हमेशा यूनियन बजट जो है वो पास होता है, पर इस बार जो 1 फरवरी था वो संडे था। तो संडे में भी क्या हुआ, संडे वैसे छुट्टी की दिन होती है, फिर भी संडे में पार्लियामेंट ओपन रहा और उसमें ये यूनियन बजट पेश हुआ। तो यूनियन बजट का जो इस बार का जो थीम था वो 3 कोर प्रिंसिपल था जिसको कर्तव्य कहा गया है। तो 3 कोर प्रिंसिपल जो है वो है इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्पावर सिटीजन और इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये पहली बार यूनियन बजट जो न्यूली जो कर्तव्य भवन है उसमें ये पेश हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हाईलाइट जो था इसमें यह था कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो है, जो सरकार जो नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो इस बार जो रिसिप्ट जो आने वाला है सरकार के पास वो होगा नॉन डेप्ट से। नॉन डेप्ट मतलब विदाउट टैक्सेस जो सरकार के कलेक्ट करेगी, जो कैपिटल है वो 36.5 लाख करोड़ होगा और टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 53.5 लाख करोड़। मतलब कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो ये यूनियन बजट है वो 53.5 लाख करोड़ का यूनियन बजट है। इतना टोटल एक्सपेंडिचर होगा और नॉन डेप्ट बिना टैक्सेस के सरकार जो रेस करेगी वो 36.5 लाख करोड़ मार्केट से रेस करेगी। मार्केट मतलब कि देश से किसी भी तरीके का नॉन टैक्सेस से कलेक्ट करेगी वो। सेंट्रल नेट टैक्स रिसीव, जो नेट टैक्स रिसीव होगा, टैक्स से जो होगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, उससे वो इतना रेस करेगी सरकार 28.7 लाख करोड़। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो होगा, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, बोरोइंग मतलब कि जो उधार लेगी, लोन लेगी सरकार ताकि अपने एक्सपेंसेस पे वो खर्चा कर पाए, तो मार्केट से वो 17.2 लाख करोड़। तो ये किस तरीके से बोरोइंग करती है सरकार, ये या तो ट्रेजरी बिल इशू करेगी या फिर बॉन्ड्स इशू करेगी और मार्केट से वो इतना पैसा उठाएंगे ताकि उसको एक्सपेंसेस में वो यूज़ कर पाए। और ये जो एक्सपेंसेस रहता है, ध्यान रखिए, ये एक्सपेंसेस में पुराना अगर मान लीजिए कि कोई लोन है उसको भी चुकाना हो तो उसमें वो यहाँ से यूज़ करेगी सरकार। और फिजिकल डिफिसिट जो रहेगा उसको 4.3% ऑफ जीडीपी रखा जाएगा। फिजिकल डिफिसिट होता है कि जैसे कि मान लीजिए सरकार का इनकम है 100 और 120 उनका खर्चा है, तो 20 रुपये क्या हो गया, फिजिकल डिफिसिट हो गया। तो फिजिकल डिफिसिट ये बताता है कि कितना सरकार को बोरिंग करना है ताकि वो जो फिजिकल ईयर है, 1 साल का जो फिजिकल ईयर है उसमें उसको कितना बोरो करना पड़े मार्केट से ताकि वो इस साल का एक्सपेंसेस को उठा पाए। तो फिजिकल डिफिसिट कितना होगा, 4.3 ऑफ जीडीपी रहेगा। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है, अब तक जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो चला आ रहा है वो है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो होने वाला है वो है 55.6% ऑफ जीडीपी। 55.6 डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ये बताता है कि सरकार के ऊपर अभी तक ओवरऑल कितना कितना बोझ लोन है। तो ये जितना कम रहे उतना है। तो 55.6% जो है ये बोरोइंग, ये सरकार के ऊपर ये डेप्ट को दिखाता है कि अभी तक सरकार के ऊपर ओवरऑल जीडीपी का कितना परसेंट लोन है, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग से हो या फिर एक्सटर्नल विदेश से बोरोइंग से हो। तो वो 55.6 है, जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो अभी कितना है, 55.6 है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार जो कैपिटल में एक्सपेंडिचर करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है 2 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें सरकार को कहीं सैलरी उलरी देना हो, सब्सिडी देना हो, तो इससे क्या होता है सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, वो एसेट जनरेट करती है सरकार। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए अगर मान लीजिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने से क्या होता है सरकार को उससे क्या आता है, उससे इंटरेस्ट आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में निवेश करने वाली है सरकार इस फिजिकल ईयर 12.2 लाख करोड़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्टर वाइज बजट एलोकेशन जो है किस सेक्टर को कितना मिला है। तो डिफेंस को मिला है, देखिए इस बार रिकॉर्ड मिला है 7,84,678 करोड़ जो है वो डिफेंस क्षेत्र को दिया गया है। रोड एंड हाईवे के लिए दिया गया है, एलोकेट किया गया है 3,09,875 करोड़। रेलवे के लिए दिया गया 2,81,377 करोड़। रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया है 1,97,023 करोड़। एग्रीकल्चर के लिए 1,40,00,000 करोड़ के आसपास। एजुकेशन के लिए है ये भी 1,40,00,000 करोड़ के आसपास, 1,39,289 करोड़। हेल्थ के लिए दिया गया 1,06,530 करोड़। और डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया 38,260 करोड़। और स्पेस के लिए दिया गया है 13,705 करोड़। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट यहाँ से डेटा पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं जो इसमें जो हाईलाइट था, जो किस किस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं एक बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव, इसमें क्या है कि इंडिया में एक इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पर जो दवाइयाँ हैं उसको यहाँ पर बनाया जा पाए, तो उसका डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव है बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव। तो इसका आउटले जो है वो है 10,000 करोड़। ये 5 साल के लिए इस पर सरकार 10,000 करोड़ खर्च करेगी ताकि ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए भारत। उसके बाद है 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निपर एस्टेब्लिश होंगे। ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश होगा इसके रिगार्डिंग। 7 एग्जिस्टिंग निपर को अपग्रेड किया जाएगा। 7 एग्जिस्टिंग उनको अपग्रेड किया, तो ये जो पैसे हैं इसमें खर्च होंगे एस्टेब्लिश करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए और ये डेवलपमेंट के लिए। 1,000 प्लस एक्रीडेटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाया जाएगा, जहाँ पे जो भी दवाइयाँ बन रही है उनका टेस्टिंग हो पाए, उसके लिए 1,000 प्लस एक्रीडेटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो मेजर अनाउंसमेंट था वो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के था कि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो हमको चाहिए होता है किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी विभिन्न क्षेत्र में भी यूज होता है, जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर कोई भी एग्रीकल्चर हो गया, कहीं पे भी, या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ये सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया हैविली रिलाई करता है दूसरे देशों पर। तो यहाँ पर इंडिया में ही सेमीकंडक्टर बन पाए ताकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत बढ़ पाए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। तो उसके लिए भी है यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेमीकंडक्टर मिशन 2 लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसका डेवलपमेंट होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा इसके लिए। उसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम बनाया जाएगा, जिसमें 40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इंडिया क्या हो, आत्मनिर्भर हो, खुद ही डेवलप करे। तो उसके लिए 40,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। इसमें एक रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, रेयर अर्थ कॉरिडोर जिसमें रेयर एलिमेंट्स जो है, जो कि ये किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, तो इंडिया में उसका भंडार जो है वो इतना तरीके से उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, मतलब भंडार तो है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इंडिया जो है इस क्षेत्र में थोड़ा पीछे है। तो इसको डेवलप करने के लिए, रेयर अर्थ को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। उसके बाद 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स भी बनाए जाएंगे, केमिकल पार्क्स भी बनाए जाएंगे 3। उसके बाद हाईटेक टूल्स रूम भी बनाया जाएगा एट 2 लोकेशन फॉर प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हाईटेक टूल क्या करेगा, हाईटेक टूल्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चाहिए, कोई माइनिंग के लिए चाहिए, कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जो कि इंडिया जो है वो बाहर से मंगवाता है।
तो उसके लिए उस तरीके के टूल्स को, इक्विपमेंट को इंडिया में बनाया जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर हाईटेक टूल्स रूम्स बनाए जाएंगे 2 लोकेशन पर। स्कीम फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्पेशल ड्रिल मशीन चाहिए जो एक पहाड़ को ड्रिल करना है, तो उस तरीके का इक्विपमेंट जो है, उसको ड्रिल करने के लिए इक्विपमेंट जो भी चाहिए होते हैं वो बाहर से इंडिया मंगवाती है। तो उस तरीके का इक्विपमेंट को भी यहाँ पर बनाने का प्रयत्न किया जाएगा, यहाँ पर बनाया जाएगा। और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 10,000 करोड़ कंटेनर बनाया जाए। कंटेनर होता है जो शिप में जो कंटेनर्स होता है जो एक्सपोर्ट में काम आता है, तो उस तरीके का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी होगा इंडिया में। 5 साल के लिए 10,000 करोड़ उस पर एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी क्या किया जाएगा, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च किया जाएगा फॉर सेल्फ रिलायंस इन नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर। उसके बाद टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी, ताकि उसमें रोजगार जनरेट हो। और जो भी है अभी जो टेक्सटाइल के जो भी फैक्ट्रीज है उनको मॉडर्नाइज भी किया जाएगा, मॉडर्नाइज भी किया जाएगा नए तरीके का। जो मान लीजिए उसमें एआई को इंडक्ट करना है या फिर न्यू टेक्नोलॉजी जो है, ताकि इफ़िशियंसी बढ़ पाए, इसलिए मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल पार्क है उसको क्या करना है, मॉडर्नाइज भी करना है। इसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क टू इनहेंस वैल्यू एडिशन, मेगा टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जाएगा खादी के लिए, जो खादी जो है स्वदेशी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद क्या है, जो 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, जो इंडस्ट्रीज़ है 200, उनको मॉडर्नाइज भी किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, इंडस्ट्रीज़ है, उनको मॉडर्नाइज भी किया जाएगा, ताकि वो क्या बन पाए, वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बन पाए और इफिशिएंट भी बन पाए, अपग्रेड किया जाएगा उसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेट मार्केट बोरोइंग जो है वो सेट किया गया है 11.73 लाख करोड़। ये फिजिकल डिफिसिट को मेट करने के लिए, 11.73 लाख करोड़ नेट मार्केट बोरोइंग रहेगा। टोटल मार्केट बोरोइंग जो है वो 17.20 लाख करोड़। ये डेटा को हमने पहले भी देखा था। ये टोटल बोरोइंग में क्या होता है कि पहले का अगर मान लीजिए कुछ लोन्स है उसको पेमेंट करना हो तो उसके लिए बोरोइंग किया जाता है, और ये जो धनराशि है वो अभी के फिजिकल डिफिसिट जो है, जो बोरोइंग है, जो इस साल जो फिजिकल ईयर में जो एक्सपेंडिचर है उसको मेट करने के लिए ये 11.73 लाख करोड़ रेज किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग चैंपियंस एसएमईज। तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। 10,000 करोड़ खर्चा किया जाएगा किसको, तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, जो कि देश का इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान रखता है ये सेक्टर जो है, तो उसको डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड रखा जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग जो सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड सप्लीमेंट है सपोर्ट करने के लिए 2,000 करोड़ उसको टॉपअप भी किया जाएगा और 2,000 करोड़ भी उसमें डाला जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल को बनाने के लिए, इसमें प्रोफेशनल्स बने हैं, इसमें एसएमई के को मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इसमें मदद करेंगे। ICAI, ICSI, ये सब जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करेंगे, वो कोर्सेस लॉन्च करेंगी, ठीक है, Tier 2 और Tier 3 टाउन्स में, ताकि उनसे इनको हेल्प हो पाए। प्रोफेशनल को तैयार भी करना है ताकि ये लोग अच्छे तरीके से एसएमई में प्रोफेशनलिज्म ला पाए। उसके बाद डिलीवरिंग पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। यहाँ पे देखिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो 12.2 लाख करोड़ का रहेगा, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार निवेश करेगी इस फिजिकल ईयर में। और फिर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो उसको अगर मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, प्रोजेक्ट को अगर वो कंप्लीट करने के लिए उसके जितना भी उनका जो कैपिटल था वो कम पड़ गया है, तो उसके लिए पहले क्या होता था, पहले उनको
उनके ऊपर पेनल्टी लगती थी। तो उसको कम करने के लिए, मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट के दौरान अगर उनका कैपिटल अगर कम हो गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी सरकार उसको मदद करेगी, पैसे की मदद करेगी उनको। तो यही है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में क्या होगा, न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनेगा, कहाँ तक, दांकुनी टू सूरत, और 20 न्यू नेशनल वाटरवेज 20 न्यू रूट्स खुलेंगी, ऑपरेशनलाइज की जाएंगी 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर 20 न्यू वाटरवेज, ताकि क्या हो, लॉजिस्टिक सप्लाई जो है रोड से होता है, प्लेन से होता है, रेल से होता है, और पानी के रास्ते भी सप्लाई हो पाए, सामान ट्रांसपोर्ट हो पाए, उसके लिए 20 न्यू नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनलाइज किया जाएगा 5 ईयर्स के दौरान। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज रीजनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मेन पावर डेवलपमेंट भी यहाँ पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। शिप रिपेयर और इकोसिस्टम बनाया जाएगा वाराणसी और पटना में। शिप रिपेयर, अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप वाटरवेज को यूज़ कर रहे हैं, शिप को यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसका अगर रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग के लिए भी इकोसिस्टम बनाया जाएगा वाराणसी में और पटना में। और लक्ष्य क्या है, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम। इसमें क्या है, जो इनलैंड वाटरवेज है कोस्टल शिपिंग के लिए, उसको 6% से 12% तक बढ़ाना है 2047 तक। 2047 तक 6% एग्जिस्टिंग है, उसको 12% का इंक्रीमेंट करना है। किसमें, तो अभी जो इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 6% है, तो उसको 12% करना है। उसके बाद देखिए तो 20,000 करोड़ जो आउटले रखा गया 5 साल के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए। तो देश में कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, और देश जो है वो विकल्प भी ढूंढ रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए, ग्रीन एनर्जी को यूज़ करने के लिए। तो उसमें क्या है, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना है ताकि पॉल्यूशन कम हो पाए। तो कार्बन, इसमें क्या है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये CCUS जो है, CCUS जो है ये क्या करेगा, ये जो इसको रिसाइकिल करेगा, जो कार्बन जो प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री से उसको रिसाइकिल करेगा और उसका अलग यूज़ लेंगे वो लोग। तो उसको कैप्चर करना है और उसको यूटिलाइज करना है, ये जो कार्बन को। इससे डबल फायदा होगा, एक तो कार्बन का जो अमाउंट है, जो इंडस्ट्री जो इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है, उसको क्या करेंगे ये लोग, कैप्चर करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए 20,000 करोड़ का आउटले है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन, तो 5,000 करोड़ एलोकेट किया जाएगा, किसको, सिटीज़ को चिन्हित किया जाएगा, कौन सा सिटीज़ है जिसके अंदर पोटेंशियल है, उन सिटीज़ को क्या किया जाएगा, ये 5,000 करोड़ दिया जाएगा ओवर 5 ईयर्स दिया जाएगा, ताकि क्या करें, ये सिटीज़ जो है वो इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दे पाए। तो सिटीज़ को भी एलोकेट किया जाएगा ये धनराशि। मान लीजिए वहाँ पे कुछ बनाना है, वहाँ पर मान लीजिए वो सिटीज़ में कुछ कोई हब बनाना है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, मतलब यही सब रूट्स पे क्या होगी, आगे फ्यूचर आने वाले दिन में बुलेट ट्रेन इस पर चलेंगी यहाँ पर। तो कौन कौन सा रूट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पे मुंबई पुणे रूट बनेगा, पुणे हैदराबाद, अभी भी वैसे भी रूट कौन सा है, मुंबई हैदराबाद पे तो अभी काम चल रहा है। तो ये जो है मुंबई पुणे रूट, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, यहाँ पर ये सब साउथ में है। और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनने वाला है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या है, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग बनाया जाएगा एक, जो कि बैंकिंग सेक्टर को गाइड करेगा। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को भी क्या किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा।
उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, शेयर या फिर इक्विटीज। तो अगर मान लीजिए कोई निवेश करता है बाहर से देश में इंडिया के इक्विटीज में, शेयर में, तो उसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इसको देखती है कि अगर कोई बाहर से इंडिया के इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर निवेश कर रहा है तो उनको देखने के लिए उनका वॉचडॉग जो होगा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। म्युनिसिपल बॉन्ड इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जाएगा 100 करोड़। उसके बाद है क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स फॉर विकसित भारत। तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जैसे अदर देन, जैसे डॉक्टर नर्सेस है, अदर देन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो इस तरीके के प्रोफेशनल को एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में माना जाता है, तो उनको भी अपग्रेड करना है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, एग्जिस्टिंग एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको क्या किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद एस्टेब्लिश न्यू AHP, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया भी जाएगा इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। उसके बाद 1 लाख एडिशनल एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को तैयार किया जाएगा ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। उसके बाद है मेडिकल हब्स एंड आयुष, 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाया जाएगा टू प्रोमोट इंडिया एज ए मेडिकल टूरिज्म हब। तो मेडिकल हब बनाया जाएगा 5 जगह पर, और 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में देखें तो वेटनरी प्रोफेशनल को बढ़ाया जाएगा, वेटनरी प्रोफेशनल को आने वाले दिनों में 20,000 से भी ज़्यादा बनाया जाएगा। उसके बाद लोन लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर वेटनरी कॉलेज, तो सब्सिडीज भी मिलेगी किनको, वेटनरी कॉलेज को, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब को और ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ को, मतलब एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ाया जाए ताकि लाइफ स्टॉक जो है वो बढ़े और वो देश को भी सर्व कर पाए और एक्सपोर्ट भी किया जा पाए। तो इसीलिए उस क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, वेटनरी प्रोफेशनल को बढ़ाया जाएगा और इनिशिएटिव्स भी दिया जाएगा, यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा। उसके बाद ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी एक हाईलाइट था। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को ऑरेंज इकोनॉमी से जोड़ा जाता है। तो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई टू एस्टेब्लिश, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मुंबई में है, वो एस्टेब्लिश करेगा विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक कंटेंट क्रिएटर लैब। तो जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करेगा, 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब सेटअप करने वाला है, ताकि जो कंटेंट क्रिएटर है, गेमिंग डिजाइनर है या फिर विजुअल इफेक्ट जो क्रिएटिव पर्सन्स है, उनको इससे मदद मिल पाए। तो क्रिएटर लैब्स खोला जाएगा। उसके बाद देखा जाए एजुकेशन में, तो एजुकेशन में देखा जाए तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोला जाएगा। कहाँ पर, जो इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक कॉरिडोर है वहीं पे खोला जाएगा, ताकि उनको प्रैक्टिकल ज़्यादा ये हो पाए। कॉरिडोर में खोलने से क्या होगा कि प्रैक्टिकल होगा, उनको इंडस्ट्रियल नॉलेज मिलेगा और इससे दोनों को मददगार साबित होगा, इंडस्ट्री के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी। उसके बाद 1 गर्ल हॉस्टल पर डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा पर डिस्ट्रिक्ट में और उनको कैपिटल सपोर्ट भी दिया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा, डेडिकेटेड गर्ल्स हॉस्टल भी खोला जाएगा। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, वुमेन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद हाई पावर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस, स्टैंडिंग कमेटी भी सेट किया जाएगा, ताकि एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक और एंटरप्राइजेस तक लोग सक्षम हो पाए। एजुकेशन का इस्तेमाल करके उससे क्या हो, एजुकेशन भी, एम्प्लॉयमेंट भी हो और एंटरप्राइजेस भी सेट हो पाए, उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाया जाएगा। उसके बाद टूरिज्म और हेरिटेज में देखते हैं। टूरिज्म और हेरिटेज में नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करके अब उसका नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये पायलट स्कीम रहेगा जिसमें 10,000 गाइड को भी तैयार करना है
20 टूरिस्ट साइट्स का 10,000 गाइड, 20 टूरिस्ट साइट्स के लिए 10,000 गाइड्स को डेवलप किया जाएगा, उनको स्किल दिया जाएगा। और नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा, जिसमें कल्चरल और हेरिटेज साइट्स, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जिसमें डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है कल्चरल और हेरिटेज साइट का, उसको इसमें प्रिजर्व करके रखा जा पाए। उसके बाद 15 आर्कोलॉजिस्ट साइट को डेवलप किया जाएगा, जैसे लोथल है, डोलवीरा है, राखीगढ़ी है, ये सब जगह जो है इसको डेवलप भी किया जाएगा। इसको कल्चरल डेस्टिनेशन बनाना है ताकि वहाँ पर टूरिस्ट बढ़ पाए और टूरिस्ट से इकोनॉमी भी बढ़ पाए। उसके बाद फिर क्या है, टारगेट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो हाई क्वालिटी के स्पोर्ट्स के जो भी इक्विपमेंट है उसको बनाया जाए, तो वो भी बनाने का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च, ये जो इनिशिएटिव है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और रिसर्च के लिए फैसिलिटी यहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि जो इंडिया जो है वो हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बना पाए और उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए। और फिर क्या किया जाएगा, खेलो इंडिया मिशन को लॉन्च किया जाएगा वाइड स्केल में, खेलो इंडिया मिशन। तो स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये मिशंस हैं, एक तो खेलो इंडिया मिशन, और फिर क्या करना है, तो इंडिया क्या कर पाए, इंडिया अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बना पाए इंडिया में ही। तो मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में भी काम किया जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फार्मर इनकम्स। तो 500 रिजर्वर और अमृत सरोवर्स है जो कि इरिगेशन के पर्पस, इरिगेशन के लिए ज़रूरी होते हैं ये रिजर्वर्स और अमृत सरोवर्स, तो उनको डेवलप किया जाएगा। और एक ऐप लॉन्च किया गया है, भारत विस्तार ऐप। ये क्या है, एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल्स है, मतलब कि बहुत सारे भाषाओं में ये एआई टूल काम करेगा। इससे क्या होगा, फार्मर क्या कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं, जो भी वो कस्टमाइज तरीके से मदद ले सकते हैं, जैसे कि उनका उसमें रिकॉर्ड्स रहेगा उसमें, और फिर उसमें एडवाइजरी भी जारी की जाएगी क्लाइमेट को लेकर के या सॉइल को लेकर के। तो बहुत सारा उनको इस ऐप से मदद मिल सकता है। तो ये ICAR के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये क्या होगा, फार्मर्स को हेल्प करेगी और गाइड करेगी ये ऐप। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सपोर्ट फॉर कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ एंड केज्यू। तो इंडिया क्या है, इंडिया में कोकोनट प्रोड्यूस भी होता है, तो उसको क्या करें, उसको ग्लोबल लेवल पे उसको एक्सपोर्ट कर पाए इंडिया। तो उस पर भी कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ और केजू, इसको क्या करना है, इसको बढ़ावा देना है, इनका प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, उसके लिए भी सरकार काम करने वाली है। तो इसमें क्या है, न्यू कोकोनट प्रमोशन स्कीम होगा, जो कि क्या करेगा, कोकोनट प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, जो मेजर कोकोनट ग्रोइंग स्टेट है उनको ये इस स्कीम का लाभ होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें तो एक तो जो न्यू कोकोनट ट्रीज दिया जाएगा, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज का कोकोनट सैपलिंग्स जो है उसको दिया जाएगा, और फिर प्रैक्टिस को भी, जो फार्म प्रैक्टिस है उसको भी बढ़ाया जाएगा। और जो नॉन प्रोडक्टिव कोकोनट्स है उसको क्या किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसको हाई यील्ड वैरायटी से रिप्लेस किया जाएगा, ताकि इंडिया का पोजीशन क्या हो, ग्लोबल कोकोनट मार्केट में इंडिया का पोजीशन बेहतर हो पाए। उसके बाद कैजू और जो भी है कोकोआ है उसको भी क्या किया जाए, उसको 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना है। तो इनको भी क्या किया जाएगा, इसको भी इंडिया में इनका प्रोडक्शन बढ़े, हाई क्वालिटी कैजू और कोकोआ प्रोड्यूस हो, ताकि इंडिया क्या हो पाए, 2030 तक क्या कर पाए, उसको एक्सपोर्ट कर पाए, मतलब नाम हो एक्सपोर्ट में। फिर गवर्नमेंट जो है इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम भी बनाएगा। सैंडलवुड जो है पता है आपको, अगरबत्ती ये सब के लिए, अगरबत्ती के लिए ये सब सैंडलवुड काम आता है, तो उसका भी इकोसिस्टम को डेवलप करना है। उसके बाद एम्पावरिंग दिव्यांग
जन, तो दिव्यांगजन जो है, दिव्यांगजन के लिए क्या है कि यहाँ पर 2 योजना लॉन्च की जाएगी, ये दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांगजन सहारा योजना। तो इसमें मेन एम क्या रहेगा? मेन एम रहेगा कि जो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उनको क्या किया जाएगा, उनको ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा जाएगा, उनको हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस बनाने को कहा जाएगा। असिस्टिव डिवाइस क्या होगा? जो ये दिव्यांगजन है उनको जो डिसेबिलिटी है उसके तहत क्या हो, उनको सपोर्ट दे पाए ये असिस्टिव डिवाइस। जैसे मान लीजिए किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो चलने के लिए क्या बनाया जाए, कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो उनको चलने में मदद करे। तो ये सब करना है। तो इसके लिए क्या है, एक तो ये जो है दिव्यांगजन कौशल योजना, इसमें क्या एम टू प्रोमोट आर्टिफिशियल लिम्ब असिस्टिव डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग विथ एआई बेस्ड इंटरवेंशन। तो एआई को भी यूज़ किया जाएगा, एआई को भी इसमें यूज़ किया जाएगा। जो नया जो डिवाइसेस जो इनको सपोर्ट के लिए बनेगा उसमें एआई को भी यूज़ किया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा, इंडस्ट्री रिलेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए दिया जाएगा ताकि इनका जो दिव्यांगजन है उनका स्किल को बढ़ाया जा सके और उससे क्या मिले, उनको एम्प्लॉयबिलिटी, उनको जॉब उनके लिए क्रिएट हो पाए। तो इसके लिए सहारा दिया जाएगा इसमें। उसके बाद दिव्यांग सहारा योजना, इसमें वही है कि इसमें जो असिस्टिव टूल्स है उसको यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है कौशल योजना, इसमें क्या करना है, इनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि क्या हो, उनके लिए जॉब क्रिएट हो पाए। और ये दिव्यांग सहारा योजना में क्या है, उनके लिए असिस्टिव टूल्स जो है उसको बनाया जाए। तो इसके लिए क्या होगा, एक रिटेल स्टाइल सेंटर भी होगा जिसमें ये मल्टीपल असिस्टिव टूल्स जो है वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से वो जो दिव्यांगजन जो है उनको एक शॉप होगा, एक मार्ट होगा जहाँ से वो ये असिस्टिव टूल जो भी डेवलप्ड हुआ है वो यहाँ पर मिलेगा। तो अपने हिसाब से उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको वो ले सकते हैं वहाँ से। मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर कमिटमेंट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो कि बेंगलुरु में है, उसी के तर्ज पे नॉर्थ इंडिया में अभी तक इस तरीके का कोई मेंटल इंस्टीट्यूट नहीं है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश किया जाएगा। और फिर नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो रांची और तेजपुर में, उसको अपग्रेड भी किया जाएगा। उसके बाद फोकस है नॉर्थ ईस्ट रीजन पर। नॉर्थ ईस्ट रीजन पे क्या किया जाएगा, बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ये बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट होगा। उसमें क्या होगा, जो बुद्धिस्ट साइट है उसको डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पे टूरिज्म बढ़े। और फिर क्या है, एक इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ पर, दुर्गापुर में 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा पूर्वोदया स्टेट में, और 4000 ई बसेस डिप्लॉय की जाएंगी ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। उसके बाद है SHE, मतलब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेनर मार्ट खोला जाएगा ताकि जो वीमेन एंटरप्रेनर्स है उनका जो भी प्रोडक्ट्स है उसको क्या किया जाए, उनको एक शॉप मिल पाए, एक मार्ट मिल पाए जहाँ से वो क्या करे, वो प्रोडक्ट को क्या करे, वो सेल कर पाए। तो SHE मार्ट्स बनाया जाएगा। क्या होगा, वो एक रिटेल आउटलेट होगा। उसके बाद ये जो BSNL है उसके लिए भी है, उसको सपोर्ट किया जाएगा BSNL को। तो BSNL को रिवाइव करने के लिए उस पर यूनियन बजट ने एलोकेट किया है 73,990.94 करोड़। इतना करोड़ जो है ये लगभग बाद में 80,000 करोड़ भी हो जाएगा। तो इसको रिवाइव करना है BSNL को, तो उसके लिए ये फंड एलोकेट किया गया है। उसके बाद है हेल्थ मिनिस्ट्री का जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री में कितना है एलोकेट किया गया है, 1.6 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज़ होगी ये धनराशि। और जो PM जन आरोग्य योजना है उसके लिए एलोकेट किया है 9,500 करोड़। PM जन आरोग्य योजना में क्या 5 लाख का इसमें क्या मिलता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है इसमें। तो उसके लिए एलोकेट किया है 9,500 करोड़। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन में जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर को डेवलप करना है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को डेवलप करना है, डिजीज़ कंट्रोल करना है, उसके लिए एलोकेट किया देखिए 39,390 करोड़। उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए
4,770 करोड़ एलोकेट किया गया है। उसके बाद क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए जाएगी, पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सर्विलेंस सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा किसमें, कैंसर सेंटर में, ट्रॉमा में और इमरजेंसी केयर सर्विस में। और इसमें एआई को भी यूज़ किया जाएगा। एआई को यूज़ किया जा पाए ये मेडिकल क्षेत्र में, तो उसको भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए एलोकेट किया गया है 11,307 करोड़, जो जिसको क्या होगा, इससे एम्स को भी डेवलप किया जाएगा। इसके तहत ये जो धनराशि है उससे न्यू एम्स भी खोले जाएंगे और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल कॉलेज उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा इस धनराशि से। ये बजट में क्या किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप भी किया जाएगा हेल्थ के लिए, और नर्सिंग एजुकेशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में भी इस धनराशि का यूज़ होगा। और उसके बाद नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया है 3,477 करोड़। मेडिकल रिसर्च के लिए एलोकेट किया गया 4,821 करोड़। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो रखा गया है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उनको क्या किया है, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज मतलब कि सरकार का जो भी इसमें शेयर्स है उसको वो क्या करेंगे, वो बेचेंगे, जिससे क्या होगा सरकार के पास ये पैसा है। कितना रिसिपेंट होगा, कितना रिसीव होगा, तो 80,000 करोड़ जो है वो टारगेट है। डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को क्या करना है, ये धनराशि इकट्ठा करना है। तो इसको यूज़ किया जाएगा क्या करने के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ किया जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसको सरकार यूज़ करेगा। पहले जो था डिसइन्वेस्टमेंट, जो पिछले फिजिकल ईयर था वो टारगेट था 47,000 करोड़ रेस करना था, और इस बार जो है वो कितना हो गया, 80,000 करोड़ रेस करना होगा। डिफेंस बजट जो है उसको देख लेते हैं। डिफेंस बजट इस बार का रिकॉर्ड है कि 7.85 लाख करोड़, इतना कभी नहीं डिफेंस पे खर्च किया गया था पहले। तो इस बार जो एलोकेट किया गया वो पिछले साल से भी ज़्यादा है। देखिए पिछले साल कितना था, 6,81,210 करोड़, और इस बार कितना 7,84,678 करोड़। ये पक्का आप याद रखिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने का आना ही है यहाँ से। तो कहाँ पे एलोकेट कितना किया गया है, तो देखिए यहाँ पर एक डेटा है जो कि डिफेंस स्पेंडिंग नाउ नियरली 14.7% ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है कितना, उसका ये कितना है 40.7 करोड़ परसेंट है, 14.7%, और पूरे जीडीपी का कितना है ये 2% है। तो ये जो की हाईलाइट है इसमें क्या है, देखिए 2,19,000 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो इतना खर्च किया जाएगा, जिसमें आर्म फोर्स का जो उनको मॉडर्नाइज करना है, या फिर प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है, वेपन्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, उसके लिए ये धनराशि यूज़ की जाएगी। उसके बाद है 63,733 करोड़ जो है वो एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के लिए खर्च की जाएगी, और 25,023 करोड़ जो है वो नेवल फ्लीट को बढ़ाने में खर्च होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जो सरकार जो मान लीजिए ये जो डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं उनको क्या देना पड़ता है, उनको सैलरी देना पड़ता है, तो ये सब के लिए या पेंशन देना पड़ता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रखा गया उसमें कितना है, तो 5,53,668 करोड़ है, जिसमें से पेंशन ही कितना है 1,71,338 करोड़। उसके बाद डोमेस्टिक डिफेंस एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ये सब चीज़ है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट फॉर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल एक्टिविटीज़ बाय डिफेंस सेक्टर ड्यूटी रिलीफ। यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल लगे, मान लीजिए कोई डिफेंस सेक्टर में कुछ चीज़ के लिए रॉ मटेरियल लग रहा है तो उसमें भी ड्यूटी
जो है टैक्सेस जो है वो कम लगेंगे, ताकि क्या हो, इंडिया आसानी से उन मटेरियल्स को क्या कर पाए, इंपोर्ट कर पाए। ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इंडिया यहाँ पर अगर कोई चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इंडिया के पास हर मटेरियल नहीं है, तो उनको क्या करती है इंडिया, बाहर से आउटसोर्स करती है। तो इसीलिए ड्यूटी रिलीफ दिया गया, तो ये बड़ी राहत होगी उसके लिए। उसके बाद है इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी में भी क्या है, तो इस बार जो है ये लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बढ़ाने में। तो इसमें क्या है, फोकस रहेगा इंटेलिजेंस गैदरिंग को बढ़ाया जाए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाए। तो इसमें जो होम मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है वो है 1,73,802.53 करोड़ एलोकेट किया गया, जिसमें से इंटेलिजेंस ब्यूरो को है वो 6,782 करोड़ दिया जाएगा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि एडवांस सर्विलेंस सिस्टम बनाया जाए, डेटा एनालिटिक्स बनाया जाए, इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्नोलॉजी बनाया जाए। तो ये लोग क्या करेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ये पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम बनाएंगे, डेटा एनालिटिक्स बनाएंगे और इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्नोलॉजी बनाएंगे। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 5,266.51 करोड़ दिया जाएगा, जिसमें बॉर्डर फेंसिंग होगा, बॉर्डर रोड होगा, या फिर ऑब्जर्वेशन टावर, या फ्लड लाइटिंग, या फिर हाईटेक सर्विलेंस जो भी यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा बॉर्डर में, उस पर ये खर्च किया जाएगा। उसका सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए कितना 1,16,789 करोड़ एलोकेट किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, इनको जो ये जो सेंट्रल आर्म फोर्स है नॉर्थन और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो ये डिप्लॉयड है, उनको क्या किया जाएगा, उनको कैपेबल बनाया जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक कैपेसिटी मॉडर्नाइजेशन पे भी 500 करोड़ रखा गया है। उसके बाद जो है 16 का फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था डी वैल्यूएशन को लेकर के, डी वैल्यूएशन में क्या होता है, जो जितना भी टैक्सेस जो सरकार जो कलेक्ट करती है पूरे देश से, उसको क्या करती है, वो स्टेट में बांटती है। तो वो कितना है, 16 फाइनेंस कमीशन में 41% रखा गया था कि स्टेट्स को 41 जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उसको 41% जो है वो स्टेट को वहाँ पर बांटना होगा। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था, तो इसको मान लिया गया है, और इसको इस बार के जो फिजिकल ईयर है और इसको बढ़ा दिया गया। मतलब ये जो रिकमेंडेशन है सरकार, ये 41% का डिवोल्यूशन जो है उसको कब तक के लिए मान्यता मिली है, कब तक के लिए उसको यूज़ किया जाएगा, अगले आने वाले 5 साल के लिए, मतलब 26-27 से 2030-31 तक उसको इस आधार पर क्या होगा, डिवोल्यूशन होगा। इसका मतलब ये 1.5 लाख करोड़ है, जो कि इसके तहत कितना होगा, 1.4 लाख करोड़ जो है वो क्या होगा, सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को इतना शेयर, इसमें से उनके पास इतना टैक्स है, इसको वो क्या करेगी, वो स्टेट को बांटेगी। वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आने वाला है, वो अप्रैल से लॉन्च होगा, 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स में जो नियम है वो इनकम टैक्स का नियम बदलने वाला है, तो वो 1 अप्रैल से वो लागू होगा इस बार। उसका ईज ऑफ लिविंग मेजर में देखा जाए तो जो इंटरेस्ट अवार्ड होता है, इंटरेस्ट जो मिलता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर, उसको टैक्स से, इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिला है उसको। तो इसका क्या मतलब है, जो कॉम्पनसेशन मिलने वाला है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो टीसीएस जो है, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो है वो क्या है, ओवरसीज टूर पैकेज पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, वो 2% हो गया। मतलब कि जो पैकेज जो लिया जाता है, कोई अगर मान लीजिए विदेश घूमने जा रहा है तो पहले
जो पैकेज होता है, मान लीजिए 10 लाख का पैकेज, 7 लाख का टूर पैकेज होता था, तो उसमें क्या होता था, टैक्स पहले लगता था, वो उसको क्या कर दिया गया, उस टैक्स को कम कर दिया गया। उसके बाद उसी तरीके से TCS रेट जो है LRS रेमिटेंस फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल रिड्यूस। अगर कोई विदेश में कोई पढ़ने जा रहा है इंडिया से, तो रेमिटेंस जो पैसे भेजे जाते थे उस पर भी टैक्स लगता था, उसको भी क्या कर दिया गया, उसको भी कम कर दिया गया, 2% कर दिया गया, पहले 5% था। उसके बाद जो TDS जो कटता था उसका भी प्रोविज़न को सिंप्लीफाई किया जाएगा, और यहाँ पर टैक्स रिटर्न फाइलिंग टाइमलाइन को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया December 31 से लेकर के March 31 तक। तो अगर मान लीजिए कि किसी का अगर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें नॉमिनल फी लगेगा। सिक्स मंथ फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। अगर मान लीजिए कोई इंडिया में है और उसका अगर एसेट जो है वो कहाँ पर है, वो विदेश में, मान लीजिए शेयर से, कोई विदेशी कंपनी में शेयर से, तो इसको फॉरेन एसेट माना जाता है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी उनको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा अपने एसेट को डिस्क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन रेशनलाइजेशन। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए टैक्स पेयर अलाउड टू अपडेट रिटर्न में अगर मान लीजिए कोई एसेट नहीं दिखाया या अपडेट करना है, तो उसको क्या करना है, वो जो पीरियड जो दिया गया रहता है, अगर उससे अगर ज़्यादा हो गया वो पीरियड उनको रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, तो उनको क्या होगा, 10% एडिशनल टैक्स दे करके वो क्या कर सकते हैं, उसको भी वो फिलअप कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी फॉर इनकम मिस रिपोर्टिंग विथ एडिशनल टैक्स पेमेंट। तो अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया तो उसको वो सुधारना चाहे तो सुधार सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, उनको थोड़ा सा टैक्स पेमेंट दे करके वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं सपोर्ट फॉर IT सेक्टर। IT सेक्टर के लिए क्या है, तो IT सेक्टर के लिए क्या होगा, जितने भी IT सेक्टर्स में जो भी ये हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है, IT इनेबल सर्विसेज है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड RD सर्विसेज है, उनको एक सिंगल बॉडी के अंदर रखा जाएगा, सिंगल एंटिटी के अंदर रखा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। तो ये जितने भी विभिन्न क्षेत्र हैं IT सेक्टर के, उनको इस एक बॉडी के अंदर रखा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर। तो ये जो कैटेगरी होगा, इनको क्या मिलेगा, इनको 15.5% सेफ हार्बर मार्जिन मिलने वाला है। 15.5% सेफ हार्बर मार्जिन क्या है, तो पहले जो ये सेफ हार्बर मार्जिन जो था वो लगभग 17% के आसपास था, वो कम होकर के 15.5% मिलेगा। तो ये होता क्या है, ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि फेसबुक है, फेसबुक एक IT कंपनी है। तो फेसबुक क्या है, फेसबुक को इंडिया के जो रूल्स है उसके तहत उनको काम करना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, इंडियन IT एक्ट जो है उसके तहत उनको काम करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि वो कोई रूल को किसी भी, मान लीजिए कि कुछ ऐसा कंटेंट उसने रिलीज़ कर दिया जो क्या है, जो कि इंडिया में बैन है, और इसके लिए अगर वो दोषी पाई गई वो कंपनी, तो क्या होता है, उनको पेनल्टी लगता है। तो ये सेफ हार्बर मार्जिन से क्या होता है कि अगर कोई कंपनी, अगर IT कंपनी, अगर उनके ऊपर पेनल्टी लग रहा है और वो इस दायरे के अंदर आता है, मतलब कि 15.5% अगर उनका प्रॉफिट है कम से कम, या उससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, और अगर उसका एनुअल रेवेन्यू जो है, जो प्रॉफिट जो कमाती है वो कितना है, 300 करोड़, पहले ये था 300 करोड़। तो पहले था 300 करोड़ पे कितना, 70 प्रॉफिट हो, कितना प्रॉफिट अगर 17% हो और 300 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो उस कंपनी को जो पेनल्टी जो झेलना पड़ता था उसमें कुछ रियायत मिलती थी इस सेफ हार्बर के तहत। अगर वो 17% उसका प्रॉफिट है और उसका टर्नओवर 300 करोड़ है उस कंपनी का, तो उनको कुछ पेनल्टी में रियायत मिलती थी। तो वही क्या हो गया, अब कम हो गया वो, अब 15 मतलब कि कंपनी अगर खाली 15.5% भी अगर वो प्रॉफिट कमा रही है और उनका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अगर ये 2000 करोड़ है, तो क्या होगा, उनको ये पेनल्टी में रियायत मिलेगी।
तो इससे 2000 करोड़ करने से क्या होगा, 2000 करोड़ करने से आएगा कि बहुत सारी कंपनियां जो इसके अंदर अब इस प्रोविज़न का लाभ ले सकती हैं। तो ये 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो सेफ हार्बर मार्जिन जो ये 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद क्या है, फास्ट ट्रैक यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है इसको भी क्या क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो भी टैक्सेस जो कलेक्ट करती है सरकार। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी अलग देश में है, जैसे ये यूएसए में है और ये इंडिया में है। तो यहाँ पे जो टैक्सेस इनको देना पड़ता है कि इसका टैक्स का रेगुलेशन अलग होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे टैक्स का रेगुलेशन अलग होता है, टैक्स यहाँ पे कुछ और चार्ज होती है और यहाँ पे कुछ और चार्ज होती है। तो इंडिया में कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसका वो पेरेंट कंपनी से अगर वो मंगवा रही है तो इनको जो टैक्स देना है वो दोनों क्या है, इम्बैलेंस है। दोनों टैक्स में क्या है, मतलब कि वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है। तो उस वैल्यू को बराबर करने के लिए कुछ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मैकेनिज्म होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम लोग नहीं समझेंगे। तो उसमें भी क्या है, वो 2 साल के अंदर उस मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा। उसके बाद है टैक्स हॉलीडे टिल 2047 फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विस कंपनी यूजिंग इंडियन डेटा सेंटर। इंडिया में डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर होता क्या है, डेटा सेंटर होता है जैसे कि आजकल की जो भी कंपनियां, आईटी कंपनीज जो हैं या कोई भी कंपनी है, उनको क्या करना है, उनको डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए सर्वर चाहिए, बहुत बड़ा सर्वर चाहिए। तो बहुत बड़ा सर्वर को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा कैपिटल चाहिए, साथ में उसका देख रेख चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। तो कुछ ही कंपनीज है जो ये क्या करती है, वो क्या करती है, उनके पास अपना डेटा सर्वर रहता है। तो बाकी जो कंपनियाँ, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, तो उनका जो भी डेटा होता है वो अपना इस डेटा सर्वर में वो क्या करती है, वो स्टोर करती है। लेकिन ये डेटा सर्वर किसका है, वो दूसरे कंपनियाँ का है। तो ये जो सर्विस जो दिया जाता है अपने डेटा, कोई कंपनी है जैसे कि एक AWS कंपनी है, वो अपना डेटा सेंटर में, अगर इंडिया में उसका एक डेटा सेंटर है और उसमें ये फ्लिपकार्ट का जो भी डेटा है उसको वो स्टोर करके रखने दे, उसको क्लाउड सर्विस बोला जाता है। आई होप ये समझ गए होंगे। जैसे कि एक फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को क्या करना है, फ्लिपकार्ट को अगर अपना डेटा रखना है तो उसके पास तो डेटा सेंटर नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो ये जो AWS कंपनी है जिसका डेटा सेंटर है उसमें वो क्या करेगी, वो ये जो फ्लिपकार्ट है वो क्या करेगी, कुछ उनको चार्जेस देना पड़ेगा और वो अपना डेटा को इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको क्लाउड बोला जाता है। तो वही बताया कि कोई कंपनी है जिसका डेटा सेंटर इंडिया में है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स से रियायत मिलेगी। कब तक, 2047 तक। और ये सेफ हार्बर की तो बात हमने कर ही ली। 2% सेफ हार्बर फॉर नॉन रेसिडेंट कंपोनेंट वेयर हाउसिंग। ये सब छोड़िए, ये सब ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा। ये मैट एग्जेम्पशन भी मिलेगा फॉर नॉन रेसिडेंट पे प्रिज्यूमेटिव टैक्स। जो प्रिज्यूमेटिव टैक्स जो है, एक टैक्स लगता है, ये एक छोटी सी कंपनी पे क्या करता है, एक टैक्स लगता है। कंपनी नहीं होते है असल में, कोई इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप की कोई एक फॉर्म है, उस पर ये जो प्रिज्यूमेटिव टैक्स जो लगता है, अगर वो दे रही है तो उनको मैट से एग्जेम्पशन मिलेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। उसके बाद है अदर डायरेक्शन, जैसे बाईबैक टैक्सेशन है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अपना शेयर क्या कर रही है, वो बेच दी है किसी को, एक इंडिविजुअल को। ये कंपनी है, वो एक इंडिविजुअल को बेच दी है। तो क्या होता है, अगर ये कंपनी फिर से वो शेयर को खरीदना चाहे, इसको बोला जाता है बाईबैक। तो अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी के भी, उसमें भी क्या करती है सरकार, उस पर टैक्स चार्ज करती है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये कंपनी जो है, ये 100 रुपये में इसने कितना खरीदा था, 30 रुपीज़ में ये खरीदा था इस कंपनी से शेयर, और ये जो कंपनी है वो 100 रुपये में क्या कर रही है, इसको फिर से वापस खरीद रही है। तो 70 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट हो रहा है इस इंडिविजुअल का, तो इस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये होता है बाईबैक टैक्स। तो उस पर भी क्या किया गया है, एडिशनल टैक्स इस पर चार्ज किया जाएगा, 22% कॉर्पोरेट के लिए और 30% नॉन कॉर्पोरेट के लिए। उसके बाद जो TCS जो है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो है, उस जो ये अल्कोहलिक लिक्विड या स्क्रैप मिनरल्स
के जो सप्लायर है उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें कमी की गई है, 2% कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया, वो पहले फ्लक्चुएट होते रहता था। उसके बाद STT जो है, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है, STT टैक्स फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ये शेयर मार्केट करते हैं उसमें ये टैक्स, ये नया टैक्स इम्प्लॉयड हुआ था, तो ये भी बढ़ गया है। ये पहले 0.02% था, अब 0.05% हो गया, और फिर ये 0.1% से अब कितना हो गया, 0.15% हो गया है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस भी है, जैसे कि लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग और सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में जो ये सोडियम एटीमोनेट है ये यूज़ होता है। तो ये जो कंपोनेंट्स है, अगर उसको आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। ये ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया को क्या करना है, इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही की कोशिश करिए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कर्ब किया जा सके। तो उसमें ये सब इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको क्या किया जाएगा, ड्यूटी फ्री किया जाएगा उसको। उसके बाद अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है कोई पार्ट्स, तो उसको भी क्या किया जाएगा, उस पर भी एग्जेम्पशन है, टैक्स एग्जेम्पशन है। और कैपिटल गुड्स फॉर क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग, क्रिटिकल मिनरल्स को अगर प्रोसेसिंग में अगर कोई गुड्स लग रहा है तो उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा उसको। उसके बाद बायोगैस वैल्यू एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ऑन बायोगैस ब्लेंड एंड CNG, तो बायोगैस में अगर CNG ब्लेंड किया जा रहा है तो उसको भी क्या किया जाएगा, उस पर भी टैक्सेस को कम किया गया है उसको। उसके बाद फिर है यहाँ पर अगर कोई सिविलियन या ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कंपोनेंट अगर बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसको भी क्या किया जाएगा, उस पर भी कस्टम ड्यूटी हटाया जाएगा वहाँ से। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स पे भी क्या किया जाएगा, उस पर भी एग्जाम्पशन है, उस पर भी जो ड्यूटी लगती है उस पर भी एग्जाम्पशन है। उसके बाद यहाँ पर एक मेन है 17 ड्रग, यह इंपॉर्टेंट है। 17 ड्रग्स जो है, 17 ड्रग्स जो कैंसर के जो ड्रग्स है उसको क्या किया है, उसको कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगाई जाएगी, मतलब कि ये कैंसर के जो ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं, वो क्या होगी, सस्ते होगी। उसके साथ में ये 7 रेयर डिजीज़ के जो मेडिसिन है या ड्रग्स है उसको भी इंपोर्ट करने पे क्या होगा, वो ड्यूटी फ्री ये सब हो गए। उसके बाद अगर फिश यहाँ पर है रिवाइज बैगेज क्लियरेंस प्रोविजन ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेवल, तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई भारतीय है जो कि विदेश से अगर घूम करके आ रहा है, इंडिया वापस आ रहा है और कुछ शॉपिंग करके आया है, तो क्या होता था पहले कि शॉपिंग पर एक लिमिट होता था कि वो इतने तक का जो भी वैल्यू है, वैल्यू का सामान वो क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के आ सकते हैं। मान लीजिए 50,000 का पहले था कि 50,000 तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, अब उसको बढ़ाया जाएगा। तो वही है यहाँ पे रिवाइज बैगेज क्लियरेंस प्रोविजन ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेवल। उसके बाद फिश कैच इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और अगर हाई सी पे अगर जा रहे हैं, अंदर तरफ जा रहे हैं फिश को कैप्चर करने के लिए, तो उसको ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी विद टेलीस्कोप एंड प्लेनेटेरियम प्रोजेक्ट, ये भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 टेलीस्कोप, न्यू टेलीस्कोप एस्टेब्लिश की जाएंगी और जो एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप है उसका अपग्रेडेशन भी होगा यहाँ पर। तो 2 न्यू नेशनल क्लास टेलीस्कोप जो है उसको यहाँ पर लद्दाख में बनाया जाएगा, और न्यू प्लेनेटेरियम कम ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। तो ये वो जो 2 टेलीस्कोप है उसमें से एक टेलीस्कोप है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप जो कि पैंगोंग लेक लद्दाख में उसको बनाया जाएगा, और फिर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप को भी बनाया जाएगा। ये जो बोथ जो टेलीस्कोप है वो कहाँ पे है, हानले रीजन जो लद्दाख में है। ये स्पेशल रीजन है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आसमान जो होता है, अगर आपको टेलीस्कोप से देखना है तो आसमान क्लियर चाहिए, तो सबसे ज़्यादा क्लियर कहाँ पे होता है, ये हानले रीजन जो है लद्दाख का, वो वहाँ पर आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो स्पेस में ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही एडुकेट जगह है। और ये जो कॉस्मोस 2 ए प्लेनेटेरियम ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको अमरावती आंध्र प्रदेश में उसको बिल्ड किया जाएगा, बाकी जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ पहले से हैं उसको अपग्रेड भी किया जाएगा। उसके बाद विकसित भारत जी राम जी, ये जो स्कीम है, ये जो पहले जो मनरेगा स्कीम जो आता था उसको इस स्कीम ने रिप्लेस कर दिया, तो ये गारंटी रोजगार योजना है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें जो
टोटल जो आउटले है वो कितना रखा गया 95,600 करोड़, जो कि पहले जो मनरेगा था पिछले साल उसमें रखा गया था 86,000 करोड़। तो ये सरकार क्या करेगी, इसको डिस्पेंस करेगी किस पे, वेजेस देने पर। जो गारंटी रोजगार है उसको अगर लोग अगर उसको करेंगे तो उनको वेजेस मिलता है, तो उसको उस पर वो लोग इतना पैसे खर्च करेंगे। तो ये जो नया जो स्कीम है इसमें क्या है, इसमें 125 डेज का, साल में 125 डेज गारंटी रोजगार मिलेंगी जो इससे जुड़े हुए हैं। और पहले जो था वो सिर्फ 100 डेज था मनरेगा में। अब इसमें एक कंट्रोवर्शियल चीज़ क्या है, इसमें कंट्रोवर्शियल ये चीज़ है कि यहाँ पर जो पहले जो खर्चा जो था वो पहले जो सेंटर है वो ज़्यादा खर्चा करती थी इसमें, लेकिन अब क्या हो गया, अब 60-40% हो गया, मतलब 60% सेंटर करेगी खर्चा और 40% जो है 40% जो है वो स्टेट को करना होगा। पहले सेंटर को करना पड़ता था 60%, अब स्टेट को 40% करना पड़ेगा। पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है या हिमालयन स्टेट, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 90-10 का रेशियो रहेगा, मतलब 90% सेंटर करेगी और 10% स्टेट को करना होगा। थैंक यू। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। ये बजट जो है यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा आपको, तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को मददगार साबित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।